नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी इस गद्य पुस्तक का अंतिम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 12 गद्य संग्रह का अंतिम पाठ है। और हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप सही सुन रहे हैं, मैं मातृभाषा नहीं बोल रहा हूँ, मातृभाषा है। क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो खूब सुनते हैं, लेकिन हमारे आज के पाठ का शीर्षक है हिंदी हमारी मातृभाषा है। कि हिंदी में जो कुछ भी है सारा कमाल मात्राओं का है। इसी पर लेखक मनहर चौहान, मैं मनहर बोल रहा हूँ, मनोहर नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे कान मनोहर सुनने के आदी हैं। मनोहर नहीं, मनहर, बहुत कम मिलता है ये नाम। मनहर चौहान। मनहर चौहान हिंदी के 60 के दशक के लेखक हैं और अभी 2015 तक इनकी पुस्तकें प्रकाशित होती रही है। 50 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिख दी है। और कहानी, व्यंग, उपन्यास, नाटक, कविता और विशेष तौर पे बच्चों के लिए इन्होंने खूब साहित्य लिखा। इनकी एक कहानी है घर घुसरा, वो बड़ी चर्चित रही है अपने समय में। और 20 सुबहों के बाद ये भी चर्चित कहानी रही। ज़्यादातर इनकी कहानियाँ महानगर के मध्यम वर्ग पर ही केंद्रित रहती है और बच्चों पर भी इन्होंने खूब सारा साहित्य लिखा है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह एक व्यंग लेख है। व्यंग का मतलब किसी पर चुटकी लेना, किसी पर तंज कसना और सामने वाला कुछ कह भी नहीं सके और तिल मिलाकर रह जाए। ये एक पहली बार ये व्यंग 1969 में ज्ञानोदय पत्रिका में छपा था, जो दिसंबर 1969 और जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई थी। ये व्यंग हमारे हिंदी में हम जो छोटी छोटी मात्राओं की गलतियां करते हैं और उन मात्राओं की गलतियों के करने से जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बस उसी पर केंद्रित है। और छोटी छोटी गलतियाँ, चाहे साइन बोर्ड में हो, चाहे नोटिस बोर्ड पर हो, चाहे किसी का नाम लिखने में हो, चाहे अखबार के कॉलम में हो, वो गलतियाँ कहना कुछ और चाहती है लेकिन उसके अर्थ कुछ और निकलते हैं, छोटी सी मात्रा के आगे पीछे हो जाने से। ऐसा आप लोगों ने भी कभी लिखा होगा, ज़रूर लिखा होगा। या छोटी की मात्रा आनी चाहिए, वहाँ बड़ी कर दी होगी, बड़ी के स्थान पे छोटी कर दी होगी, या मात्रा लगाना ही भूल गए होंगे। और जब लेखक ने ये लेख लिखना शुरू किया तो शुरू में तो ऐसे लगा कि ये लेख दूसरों के ऊपर व्यंग्य करने हैं, लेकिन अंत आते आते तो इस लेख में ऐसे लगा कि लेखक अपने खुद के ऊपर भी व्यंग्य कर रहा है। और जो अच्छा व्यंग्यकार होता है वो अपने ऊपर ही व्यंग्य करता है, लेकिन नहीं, वो अपने ऊपर व्यंग्य के बहाने से पूरे सिस्टम पर व्यंग्य करता है, पूरे समाज की व्यवस्था पे व्यंग्य करता है। तो आज हम इसी पाठ का विश्लेषण करेंगे। ये पाठ व्यंग्यात्मक है तो थोड़ा आपको इसमें आनंद भी आएगा। विवरणात्मक नहीं है, थोड़ा व्यंग्यात्मक है। भाषा चुटीली है थोड़ी सी, और किस्सा गोई शैली में लिखा हुआ है। किस्सा गोई मतलब कहानी की शैली में इसको लिखा हुआ है। तो कहानी सुनने सुनाने में सबको आनंद आता है, तो किस्सा गोई शैली में लिखा हुआ ये व्यंग लेख है और इस लेख को ही आज हम विश्लेषण करेंगे। इस लेख का शेर जंग गर्ग मेरा दोस्त है, ये इस लेख का पहला वाक्य है। कविताओं के साथ कभी कभी उसका नाम छपता है, शर जग गग, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही छपा किताब में।
शर जग गग, यानी शिरोरेखा से ऊपर की सारी मात्राएं हट गई किसी न किसी कारण से, छपाई की वजह से और या त्रुटिवश भूलवश ये रह गई, तो शेर जंग गर्ग का क्या नाम हो जाता है फिर? शर जग गग। ऊपर का गर्ग का ऊपर का रेफ हट गया और जंग में अनुस्वार हट गया और शेर में शे के ऊपर एक ही मात्रा वो हट गई। छपने के दौरान उसके नाम में सभी मात्राएं टूट जाती है। मैंने उसे कई बार समझाया कि भले मानस अपना नाम बदल ले। ये भी कोई बात हुई कि छपाई में अगर कोई त्रुटि आ रही है, गड़बड़ आ रही है, तो कोई आदमी अपना नाम थोड़ी बदल ले। लेकिन सलाह देना की क्या बात है? सलाह तो दी जा सकती है, सामने वाला माने या ना माने। कोई ऐसा नाम चुन जिसमें मात्रा ही नहीं हो। जैसे मनहर, लेखक अपना खुद के नाम का उदाहरण दे रहा है कि मनहर देख मेरे मात्रा ही नहीं है, शिरोरेखा से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो कटने की भी बात नहीं है। मनहर कभी कट ही नहीं सकता। शेरजंग चिढ़कर कहता, तुम अधूरे नाम का उदाहरण देते हो यार, तुम्हारा नाम पूरा नाम मनहर चौहान है और इसमें चौहान की जगह चाहान छपता रहता है। जब किसी के नाम के छपने में गलतियां ढूंढी जाती है तो सामने वाला भी काउंटर अटैक करता है, यानी प्रतिघात करता है कि नहीं, तुम्हारे चौहान जो नाम का एक अंतिम उपनाम है, उस उपनाम में चौहान की अक्सर मात्राएं कट जाती है ऊपर की और चाहान छपता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं ही शरजग गग छपता हूँ, तुम्हारे नाम में भी ऐसी गड़बड़ होती है। शेरजंग की मूल समस्या कुछ और है। वह अपने लिए बिना मात्राओं का नाम तो चुन सकता है, लेकिन बिना मात्राओं की कविता कैसे लिखेगा? क्योंकि शेरजंग कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो वो अपने लिए बिना मात्राओं का नाम भले ही चुन ले, पर बिना मात्राओं से लेखन कैसे होगा भाई? कविता कैसे लिखी जाएगी है? या कहानी कैसे लिखी जाएगी? ये दिक्कत है। मात्राओं का महत्व तो हिंदी में इतना अधिक है कि कई बार लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा न होकर मात्रा भाषा अवश्य, कि इतनी मात्राएं कि इन मात्राओं को लगाने करने में थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो क्या अर्थ बेकार हो गया। और अपवादों को छोड़ दे तो प्रकृति का नियम है कि नर अपनी मादा पर हमेशा हावी रहता है। हिंदी की मात्राएं हिंदी के मातृत्व पर हमेशा हावी रहती है। इससे यह गलतफहमी हो सकती है कि मात्रा और मातृ में नर मादा का संबंध है। गलतफहमी दूर की जानी चाहिए। जब दिल और दिल्ली नर मादा नहीं है, बिल और बिल्ली भी नर मादा नहीं है, फिर मातृ और मातृ को ही नर मादा क्यों माना जाए? मात्रा मातृ का नर कैसे हो सकता है? मात्रा तो स्वयं एक मादा है। मात्रा लगता नहीं, मात्रा लगती है। हिंदी की जो मात्राएं हैं उसका भी लिंग निर्धारित कर दिया हमारे लेखक ने। कह दिया कि मात्रा खुद स्वयं मादा है, स्त्रीलिंग है वो, क्योंकि मात्रा लगता नहीं लिखा जाता है, मात्रा लगती है ये लिखा जाता है। इसलिए दिल पुल्लिंग है, दिल्ली स्त्रीलिंग शब्द, बिल पुल्लिंग है, बिल्ली स्त्रीलिंग है। एक मात्रा का बदलते ही लिंग बदल गया। दिल दिल्ली, बिल बिल्ली। तो मात्रा लगता नहीं, मात्रा लगती है का उदाहरण देते हुए बताया कि एक मात्रा के लगने से ही लिंग भी परिवर्तित हो जाता है। मादाएं हमेशा आकर्षण का केंद्र हुआ करती है, लेकिन कैसी विडंबना है कि मादा होते हुए भी मात्रा की ओर कोई आकर्षण नहीं। पुरुष की निगाह में या जितने भी हम प्राणी हैं उसमें से जो नर होता है वो अपनी मादा के प्रति आकर्षित रहता है, लेकिन मात्राएं भी मादा की श्रेणी में या स्त्रीलिंग की श्रेणी में हमारे लेखक ने डाल दिया तो, लेकिन इनकी तरफ कोई आकर्षित ही नहीं होता है। इनको लिखने वाले, इनको प्रयोग में लाने वाले इनको याद ही नहीं रखते, इनकी तरफ देखते ही नहीं है और गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, मात्राओं की चूक करते जाते हैं, भूलते जाते हैं। और वो भूलने के बाद में एक ऐसा समय आता है कि जो अर्थ वो बताना चाहते हैं वो अर्थ ही पहुंचता ही नहीं है वहां तक। मात्राएं गलत लग जाए या गायब हो जाए, हिंदी की गाड़ी चलती रहती है।
जब सर जग गर गग छपता है तब मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ शेर जंग गर्ग छपता है। हिंदी में मात्राएं अगर छूट जाए, कम हो जाए, तो भी लेखक कह रहा है कि काम चलता रहता भाई। ऐसा क्यों होता है कि शर जग गग छपा है, लेकिन सामने वाले ने, समझने वाले ने समझ लिया कि ये शेर जंग गर्ग छपा है। ऐसा इसलिए कि हमारी आंखें शेर जंग गर्ग पढ़ने की आदी है। अगर उसमें से एक मात्रा हट जाए तो भी हमारा दिमाग उसको पढ़ लेता है, समझ लेता है, जान लेता है कि ये क्या छपा है, ये गलत छपा है, लेकिन काम चल जाता, रुकता नहीं कि यार ये कौन सा शब्द है, शर जग नहीं। इसका फ़ायदा हमारी ये मस्तिष्क की जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसी है कि हम उस शब्द को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। और कभी कभार हम धोखा भी खाते हैं। कई कभार हम बाज़ार में जब जाते हैं तो मिलते जुलते नाम वाले प्रोडक्ट में हम धोखा खा जाते हैं। एक ही तरह के प्रोडक्ट में एक मात्रा या एक वर्ण कम ज़्यादा लिखकर हमें जो नकलची जो उत्पादक हैं वो धोखा दे सकते हैं। ये हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग वहाँ हमारे लिए नुकसानदायक होती है कि हम वो पढ़ लेते हैं, अरे हाँ 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 ये वही ब्रांड है जो मैं जो खरीदना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो हमारे इस दिमाग की प्रोग्रामिंग का फ़ायदा उठाकर वो हमें लूटते हैं। तो मरब की जगह मम और मिनी की जगह मान और दिल्ली की जगह दिल्ला और गेंदा की जगह गदा छपता है, तभी मैं समझ जाता हूँ कि क्या छपा है। क्योंकि हमारे हिंदी की छाप हमारे मस्तिष्क पे हमारे इतनी है कि हम उस शब्द को पहचान जाते हैं और उसका अर्थ लगा लेते हैं कि ये क्या छपा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें कोई स्पष्ट संदेश कहीं पहुंचाना हो और वहाँ इस तरह की त्रुटियां रह जाती है, मात्राएं छूट जाती है या त्रुटिवश छपाईवश रह जाती है, तब वहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। छपा कुछ और समझा कुछ जाए, ये परंपरा दिल्ली में खूब निपटी है भाई। लेखक कह रहा है कि छपे कुछ और समझे कुछ और। ये दिल्ली में यहाँ के अधिकांश निवासी पंजाबी है। दिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के अधिकांश निवासी पंजाबी है। वे विक्स को विकस कहते हैं, लक्स को लकस कहते हैं, अशोक को सोक्की कहते हैं। अरे भाई सोक्की सोक्की कैसे अशोक हो गया? विक्स विकस लक्स लकस तब तो ठीक है, पर अशोक शोक्की कैसे हो गया? यदि आप हाथी इतने बड़े अक्षरों में अशोक लिखेंगे तो भी वे उसको सोक्की पढ़ेंगे। क्यों? अशोक से बना अशोक और अशोक से बना अशोकी और अशोकी से हो गया सोक्की। जब आप गदा छपने से गेंदा पढ़ सकते हैं, तब दिल्ली वाले के मुंह से सोक्की सुनकर अशोक क्यों नहीं समझेंगे? ये आपको समझना चाहिए। और आप क्यों नहीं समझ सकते, ये आपको समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। सुनना कुछ और समझना कुछ। इसका एक अमर उदाहरण इस प्रकार है, आपका शुभ नाम। वैसे शुद्ध है आपका शुभ नाम, लेकिन लेखक ने यही पंक्ति लिखी है, आपका शुभ नाम। मनहर चौहार, जवाब दिया जाता मनहर चौहार। क्या आप सिंचाई विभाग में काम करते थे? जी नहीं। फिर आपका नाम नहर चौहान क्यों है? आपने गलत सुना, मेरा नाम मनहर चौहान है। ये संवाद काल्पनिक संवाद है सब, जो लेखक हमें अपने इस लेख में बता रहा है। मनोहर चौहान जी नहीं, मनहर चौहान। यही तो कह रहा हूं, मनोहर चौहान। मनोहर चौहान नहीं, मनहर चौहान। कमाल करते हैं आप। यही तो मैं कह रहा हूं, मनोहर चौहान। मनोर नहीं, मनहर। मैं न है रे, चौहान नहीं, चौहान, चौहान। ओ आप समझा, मनर चौहान। आप फिर गलत समझे। मेरा असली नाम तो है नर चौहान। देखिए जी, आप खामोखा तंग करते हैं। आपने बैन हर फिल्म देखी है? जी हाँ।
बोलिए बेनहर, बेनहर, आप इसी लहजे में मेनहर, मेनहर, बस यही मेरा नाम है मेनहर चौहान। एक उदाहरण दिया कि लोग बाग कैसे एक सीधे साधे नाम के साथ भी उच्चारण की छेड़छाड़ करते रहते हैं। मैं इसको गलती नहीं कहूँगा, छेड़छाड़। आपका शुभ नाम सामने वाला बता देगा मनहर चौहान, तो सामने वाले को सुनाई क्या दिया, नहर चौहान। तो पूछता है कि क्या आप सिंचाई विभाग में काम करते हो? उसने कहा कि नहीं, सिंचाई विभाग में क्यों काम करता हूँ मैं। तो फिर आपका नाम नहर चौहान क्यों है? यानी इसका मतलब है कि सिंचाई विभाग में काम करते तो नाम भी नहर चौहान होगा। और फिर यही तो कह रहा हूँ कि मनोहर, मनहर चौहान कि नहीं, हाँ मनोहर चौहान, आपका नाम मनोहर चौहान, मनोहर चौहान नहीं, मनहर चौहान। मनहर से सामने वाला मनोहर बोल देता है, मनोर बोल देता है, और फिर मनर बोल देता है, मनर चौहान। और फिर लास्ट में तो जब लेखक खींच जाता है तो कहता है कि अरे यार तुम बेनहर फिल्म देखी क्या? तो बेनहर बोलो, बेनहर, 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 बेनहर। अब इसी तरह से बोलो मेनहर, मेनहर, अब मेरा नाम है मेनहर चौहान। तो मनहर भी शुद्ध अगर नाम उच्चारित नहीं कर सकते तो समझ लीजिएगा मेनहर ही बोलो। तो कभी कभार जो भाषा के प्रयोक्ता है आम आदमी, वो शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं। मनोर, मनहर से मनोर, मनोहर, नहर, मैनहर और मेनहर तक आ गए। ये हिंदी का एक उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण आपको कई लोग जगह मिल जाएंगे। हो सकता है आप लोग भी बोलचाल में इस तरह के मजाक में बोलते होंगे, बोल सकते हो। शब्दों के साथ बोल खिलवाड़ करना, खेलना, ये शब्दों के प्रयोक्ताओं का काम है, वो कैसे भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, श्री कृष्ण, श्री किशन, श्री कृष्णा, श्री खन्नो, श्री कृष्णो है, उसी का अलग अलग रूप श्री कृष्ण का ही। तो ये फिर कृष्ण का काना, किस्न्या, कन्हैया, खाना, कितने रूप बदल गए। ये प्रयोग के अलग अलग रूप है। ये शुद्ध अशुद्ध की बात यहाँ नहीं होगी, ये प्रयोग के अलग अलग रूप है। और कभी कभार कुछ शब्द तो लेखन में भी आ जाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। संघर्ष फिल्म के इश्तिहार चूंकि अंग्रेजी में है, एक उदाहरण दूसरा दे रहे हैं। मैंने पहली बार पढ़ा सुघर्ष, सुघुर्ष, सुघुरश, सुघर्ष। समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। जब समझ में आया कि फैसला किया कि फिल्म को सिर्फ इसलिए नहीं देखूंगा कि इसमें सुघुर्ष यानी संघर्ष होता है। अंग्रेजी में तो उसकी स्पेलिंग जो भी लिखी होगी वो सही है, लेकिन हिंदी में इसके हिज्जे बदल डाले और संघर्ष को क्या लिख कर दिया, सुघुरश। तो लेखक ने सोच लिया मैं इस पिक्चर को ही नहीं देखूंगा। जो पोस्टर, जिसके पोस्टर में नाम भी सही नहीं लिखा है, उस पिक्चर को देखना ही नहीं। बाद में जब भाई लोगों ने बताया कि इसमें पात्र परिचय हिंदी में दिया गया है, तो फैसले की घोर परीक्षा करके मैं फिल्म देखने गया। पात्र परिचय सचमुच हिंदी में था। कहीं कहीं हिंदी की मात्राएं गलत लगी हुई थी, बहुत अखरा। बड़ा तेज आया, घर लौटकर संघर्ष के निर्माता को करारी चिट्ठी लिखी। 10वें दिन निर्माता का उत्तर आया, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। उसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है, पात्र परिचय से अधिक महत्व संगीत का है, नाच और गाना का है, हंसी मजाक का है, महत्व भी पात्र परिचय से अधिक है। जब ये सब चीज़ें गलत जगह लगी हुई थी, फिर पात्र परिचय में यदि मात्राएं गलत जगह लग गई तो कौन सा आसमान टूट गया यार। जब लेखक ने चिट्ठी लिखी तो जवाब ये आया कि मेरी फिल्म की तो सारी चीज़ें गलत जगह लगी हुई थी। अगर पात्र परिचय में अगर नाम मुंह में मात्राएं अगर गलत लग गई तो कौन सा आसमान टूट गया। पिक्चर तो फिर भी लोगों ने देखी है, तुम काहे को सुधारवादी बन रहे हो, कहने का मतलब इसका ही है। और बेचारा लेखक अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ गया। तो कभी कभार जो सुधारवादी प्रकृति के हिंदी की जो चिंतक होते हैं, लेखक होते हैं, अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं,
जब वो सामने वाले की हिंदी की गलतियों को बताते हैं तो फिर सामने वाला अपने ही तर्क देता है, और ऐसे ही तर्कों में उस फिल्म निर्माता का पत्र है या सामने वाले व्यक्ति जिसने नाम पूछा मनोहर चौहान का वो है। तो इस तरह की ये विसंगतियाँ, मात्राओं के साथ छेड़छाड़, खेलना, आगे पीछे लगाना, भूल जाना, छोड़ देना, छपने से रह जाना, ये खेल हिंदी में खूब होते हैं। क्योंकि हिंदी इसीलिए तो हमारी मातृभाषा है, इसीलिए तो मातृभाषा कहलाती है। तो आज का ये व्याख्यान मैं यहीं विराम देता हूँ। इसी पाठ के अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी, हैं? तब तक के लिए नमस्कार।